हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग एसएससी जीडी का सीरीज करेंगे, वर्दी सीरीज। वर्दी सीरीज में जितना भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले आज ये क्लास से पहले 17 क्लास हो चुका है, आज 18वां क्लास है एसएससी जीडी का। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, 5,000 रुपया पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? एक वर्ष का ब्याज निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। बोला है कि दर जो है वो 4% वार्षिक है। आइए शुरू करते हैं। दर जो दिया है 4% वार्षिक दिया है, 4% वार्षिक दिया है। अब जब वार्षिक दिया है और साथ ही साथ पी जो है 5,000 रुपया दिया है। कितना दिया है जी? 5,000। बोल क्या रहा है कि एक वर्ष का ब्याज चाहिए। कितना दिन का ब्याज चाहिए? एक वर्ष का। और 2 प्रकार से ब्याज लगाना है इसी 5,000 रुपया पर 4% की दर से, वो भी वार्षिक। एक बार एक वर्ष का निकालना है। तो जब वार्षिक लगेगा तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा जी? जब जिस समय वार्षिक लगेगा उस समय दर कितना हो जाएगा? 4%। अच्छा जी, लेकिन जिस समय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा उस समय कितना हो जाएगा? ये वार्षिक वाला हो गया। लेकिन जिस समय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो आधा वर्ष यानी कि 6 महीना में कितना हो जाएगा? 2%। तो 2% की दर से 2% प्लस 2% और प्लस 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 हो जाएगा 2 गुने 2/100। यही होता है ना जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आर बराबर हो, आर का मान जो है समान दिया हो, उस समय एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, R²/100 + 2R है जी। इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि जितना कैलकुलेट हो रहा है उसको लिखेंगे जितना बढ़ रहा है, और दूसरी बार जितना हो रहा है ना जी। और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 और 2 गुने 2 यानी पहला गुना दूसरा बटा 100। ये जुटेगा कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 2 दूनी का 4 और बटे में कितना है? 100। ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा जी। यहाँ 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे यानी कि 4.04%। ये होगा, ये आपका छमाही हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जब जिस समय अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट होगा तो एक वर्ष का जो ब्याज होगा 4.04% होगा। कितना होगा? 4.04%। अब देखिए यहां बोला है कि दोनों का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर बताना है। आप सोचिए यहां और यहां में क्या फर्क है? ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अधिक है। कितना अधिक है? 0.4% अधिक है। तो जब 0.4% अधिक है, यही ना अंतर हुआ जी। वार्षिक में और अर्धवार्षिक में जब चक्रवृद्धि ब्याज का दर लगेगा 4% की वार्षिक दर से, तो 0.4% का अंतर आएगा। इसको हटा दे, रहने देते हैं। चलिए ऊपर लिखते हैं। यानी कि इस 5,000 रुपया का 0.4% आंसर हो जाएगा। 5,000 है और इसी का 0.4% यानी कि बटे में 100 कर लेते हैं, हटा देते हैं जी। ये हटेगा एक और सॉरी यहाँ पर 0.04 है। 1 मिनट, 0.04 है, गलती से लिख दिया गया। 0.04, 2 0 और 2 0 ये वाला हटेगा। तो अब 3 0 से 3 0 ये बैलेंस हो जाएगा, होगा। और ये 5 चौका 20 और 1 0 और कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी? 2 रुपया हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आएगा जी? ये आपका 5,000 का 0.4% 2 रुपया के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ना जी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 रुपया, ये आपका आंसर होगा। नोट कीजिए, यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सही था, यहाँ ठीक है। हाँ, ये भी सही लिखा हुआ है। हाँ, नोट कर लीजिए इसको।
अगला प्रश्न है, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 50 रुपया था। यदि उसने 450 रुपया की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? आइए, अच्छा एक बात बताइए, एक खिलौना का मूल्य जो है 50 रुपया दिया है, एक खिलौना का जो मूल्य है 50 रुपया दिया है, और बोल रहा है कि जो उसका मूल्य है ना जी, जो उसका मूल्य है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि एक खिलौना जब वो खरीदेगी तो 10% का छूट मिलेगा ना जी उसको। तो 10% 5 रुपए के बराबर होगा। इस 50 का 10%, 50 का 10% कितना आ जाएगा? 50 का 10% 5 रुपये के बराबर होगा। यानी कि एक खिलौना पर है ना, खिलौना कितना? एक खिलौना पर, ऐसे लिख देते हैं, एक खिलौना पर 5 रुपए का उसको बचत होगा। कितने की बचत होगी? 5 रुपए की। 10% की बचत, 10% का मतलब 5 रुपया, ये 5 रुपया की बचत होगी। उसने बोला है कि कुल मिलाकर 450 रुपया की बचत की है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक खिलौना पर, एक खिलौना पर 5 रुपया, है ना जी, एक खिलौना पर 5 रुपया। तो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 5 रुपया पर एक खिलौना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे ही लिख देते हैं, 5 रुपया पर 5 रुपया की बचत, 5 रुपया की बचत एक खिलौना के ऊपर, एक खिलौना पर। तो बोल रहा है कि उसने कितना खिलौना खरीदा है यदि उसकी बचत 450 रुपया की हुई है। 450 रुपया की बचत किया है उसने, तो कितना खिलौना खरीदा था? बस रेशियो रूल लगा देंगे, निकल जाएगा। ये 5 से 5 नवा 45 और ये 0 90, यानी कि कितना खिलौना जी? 90 खिलौना। 90 खिलौना उसने खरीदा है, तब जाकर उसको 450 रुपया की बचत हुई है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा जी? 90 खिलौना, ये होगा आंसर। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए इसको। समझ में आया? अच्छा, इस यहां पर समझ में आया ये जो काटा है हमने? अच्छा देखिए, ऐसे ही 5 रुपया पर एक खिलौना, 5 रुपया पर एक खिलौना, तो 450 रुपया पर, 450 रुपया, इसको 450 से यहाँ गुना किया है हमने और 5 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 90, यानी कि 450 रुपया में 90 खिलौना, ऐसे आया था। ठीक है, आप ऐसे काट सकते हैं, आंसर सही है, बिल्कुल नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक पुरुष का व्यय उसके आय का 70% है। यदि उसके आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, अच्छा 2 बार वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना जी, 2 क्रमिक वृद्धि होती है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी यानी कि 2.5 गुनी हो जाए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए, प्रतिशत के साथ साथ आय व्यय दिया हुआ है। आइए, अच्छा एक पुरुष है, एक पुरुष है, अब बोला है कि इसका, अच्छा एक बात बताइए, पहले इतना ये समझना जरूरी है, किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर होता है। अपने आप में कितना होता है जी? 100% के बराबर होता है। तो आय कितना होगा जी? 100%। अच्छा जी, खर्च कितना कर रहा है जी? 70% वो अपने आय का खर्च कर रहा है। तो जितना वो कमाया उसमें से 70 खर्च कर दिया, तो उसका व्यय जो है कितने के बराबर है? 70%। तो अब यहाँ खुद से समझने की बात है कि जब 70% खर्च कर दिया तो उसका बचत कितना होगा? तो उसका जो बचत होगा वो 30% के बराबर हो जाएगा। उसका बचत कितना हो जाएगा जी? 30% के बराबर हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि उसके आय में वृद्धि हो रहा है,
कितना वृद्धि हो रहा है? तो पहली बार उसके आय में 20% की वृद्धि हो रहा है और अगली बार फिर 50% की वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ देखिए 2 बार क्रमिक वृद्धि हो रहा है ना जी, 2 बार लगातार वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहला वृद्धि 20% का और दूसरा वृद्धि 50% का। तो पहला ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और पहला गुने दूसरा, तो 20 गुने 50 और बटे कितना हो जाएगा 100। ये जीरो से ये वाला, इस जीरो से ये वाला कट गया। ये 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा 10 और प्लस 50 और प्लस 20। ये तीनों का तीनों जुटेगा, कितना हो जाएगा जी 80। यानी कितना वृद्धि हो गया? 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि नया वाला जो इसका आय है, फिर उसका नया वाला जो आय है कितना हो जाएगा? 180% हो जाएगा। अब कितना हो गया? 180%। अब क्या बोल रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसकी जो बचत है वो पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। यानी कि 30% है तो इसका 2.5 गुना हो जाए। इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा जी? 30 दूनी का 60 और 15 75। इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा जी? 75 हो जाएगा। कितना? 75%। अच्छा ये 75 कैसा है? देखिए 30 में 2.5 से गुना कर दिया हमने 2.5 से, जब गुना करेंगे ना तो 75.0 आएगा, है ना जी। तो ये 75% हो गया। अब ये बोलिए, ये पूछ रहा है कि व्यय कितना बढ़ेगा। एक बात बताइए, 180 रुपया कमाया है, 180 कमाया है ना जी, ठीक है। हाँ, कितना उसका आय कितना हो गया? 180 हो गया। 180 आय है और 75 रुपया उसके पास बचा हुआ है, यानी कि खर्च कितना किया है? तो खर्च 105 कर दिया। कितना खर्च किया जी? 105% का खर्च किया है। अब यही पूछ रहा है कि उसके मतलब किस चीज में पिछली बचत से आय गुणा व्यय कितना बढ़ा है या घटा है। एक बात बताइए, यहाँ जो खर्च है, पहले खर्च कितना होता था? 70%। अब नया वाला खर्च कितना हो रहा है? 105% बढ़ा है ना जी। तो कितना बढ़ा है? यहां से यहां जाने में कितना बढ़ गया? इसको हटा दें या फिर यहां लिख दें, रहने देते हैं इसको। देखिए ये कितना बढ़ गया जी? 35 गो। अच्छा यही आंसर मंगा लेते हैं। देखिए कितना बढ़ गया है? 35 गो। कितना से? 70 से। और गुने कितना? 100। ये 35 दूनी का 70 और 2 से ये 50 बार में, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है, 7:15 है, तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है, यानी कि 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपया है तो सविता के पास कितना रुपया है? अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, आपको पता होगा कि इसी चैनल पर हमने अनुपात समानुपात को पूरा डीपली शुरू से अंत तक पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, खत्म कर दिया है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का वर्दी सीरीज। एक अपना रेलवे का भी सीरीज शुरू हो चुका है जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और एनटीपीसी को टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरने की तैयारी में हैं उन लोगों के लिए तो संजीवनी बूटी का काम करेगा, है ना जी। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जितना भी अपना क्वेश्चन है रेलवे का, उन सभी क्वेश्चनों को कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है, सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो वहां से अगर आप देखते हैं, सीखते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको एग्जाम समझ में आता है और किस तरह का क्वेश्चन कितना अधिक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमको आपको समझ में आता है। तो रेलवे वाला सीरीज रेलवे वालों के लिए बिल्कुल बहुत उपयोगी होने वाला है। और जो लोग अभी तक कहीं नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या फिर पढ़े हैं लैंग्वेज समझ में नहीं आया, या फिर किसी टीचर का पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, तो आप हमारे से बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी भाषा में, बिल्कुल अपने देहाती भाषा में अनुपात समानुपात और रेशियो, इन क्या बोलते हैं, एज को हमने पढ़ा दिया है। एक क्लास बाकी रह गया है एज का, बाकी अनुपात समानुपात खत्म हो गया है। 12 क्लास है,
प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो अपना क्वेश्चन है बिल्कुल अनुपात समानुपात पर आधारित है, इसलिए थोड़ा आपको बता दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो 3 लोग हैं लेकिन उनका जो अनुपात दिया हुआ है अलग अलग तरीके से अनुपात दिया है। देखिए कैसे दिया है, एक तो गीता है और दूसरा कौन है जी, राधा है। और इन दोनों का जो अनुपात है रुपयों का वो 7:15 है। कितना है, 7:15। और अगला बोला है कि राधा और सविता, तो राधा है और सविता है, इनका जो अनुपात है 7:16 है ना जी, 16 है। अब बोला है कि गीता के पास 980 रुपया है। तो एक बात बताइए, अभी तो ये जो दिया हुआ है अनुपात अलग अलग है ना जी, अब इसको एक साथ लाएंगे यानी कि गीता इज टू राधा इज टू सविता करेंगे, तब जाकर पता चलेगा। और ये साइकिल सीधा है, यानी कि हमने बताया है कि जहां पर पहला अनुपात खत्म होता है वहीं से दूसरा अनुपात शुरू होता है। तो ये पहला अनुपात है, ये देखिए आर पर खत्म हो रहा है यानी कि राधा पर खत्म हो रहा है, तो दूसरा अनुपात देखिए राधा से शुरू हो रहा है। तो पहला जहां पर खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू है, इसका मतलब कि जो अनुपात दिया हुआ है उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा और 15×7 = 105 हो जाएगा और 15 में 16 दहा के 160, ये 16 में 15 से 6×5 = 30, हारसीन बचेगा 3, 6×5 = 11, 11×3 = 14, हारसीन 1 1 2 240। अब देखिए ये हो गया आपका गीता, राधा और सविता, इन तीनों का अनुपात हो गया। ये कटने लायक है, देख लीजिए, अगर ये कट सकता है तो काटेंगे, नहीं तो इसी तरह छोड़ देंगे। एक बात बताइए, ये 49 7 से तो कटेगा, 3 से तो नहीं कटने वाला है, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, है ना जी, इतना ही रहने देते हैं। आइए 49 पर दिया है कितना, 4800 नहीं 980, कितना दिया है जी, 980, 49 पर 980 रुपया दिया है। और किसका पूछ रहा है, सविता के पास, तो सविता वाला जो अनुपात है 240 आया है, तो 240 पर हमको निकालना है, 240 पर ये जाएगा नीचे 49, तो 49 दूनी कितना होता है 98, 2 बार में कट गया यानी कि 2 और 1 0 है, 20 हो जाएगा। अब 20 में 20 से गुना हो जाएगा 24 से, 24 दूनी ये हो जाएगा 8, ये 4, 48, 1 0 और 1 0, 4800 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए इसको, समझ में आया। ये अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न था, यहां से आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है। टीडीएस से प्रश्न है, क्वेश्चन बोला, अच्छा दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है जी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, चाल किसी का नहीं दिया है, ना तो तेज लोकल ट्रेन की चाल दिया है और ना ही जो धीरे लोकल ट्रेन चल रही है उसका, चाल किसी का नहीं दिया है। एक बात बताइए, जो ट्रेन धीमा चलेगी वो समय ज्यादा लेगी, नॉर्मली सी बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 5 किलोमीटर जाना है और कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, और उसी दूरी को अगर कोई 5 किलोमीटर की दूरी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो सिर्फ 2 घंटा लगेगा, यानी कि समय कम लगेगा। तो जिसका चाल अधिक होगा समय कम लगेगा, इस बात को समझना है। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। आइए, कुल दूरी कितना दिया है जी 60 किलोमीटर, कुल दूरी कितना दिया है 60 किलोमीटर, और इसी 60 किलोमीटर की दूरी को, इसी 60 किलोमीटर की दूरी को जो धीमी रेलगाड़ी है उसका चाल मान लेते हैं x। जो धीमी रेलगाड़ी है, धीमी रेलगाड़ी, धीमी वाली जो रेलगाड़ी है, धीमी लोकल
उसकी चाल जो है x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो धीमी चल रही है रेलगाड़ी उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो ये क्या बचा, समय बचा। समय कितना हो गया जी, 60/x घंटा। ये क्या हो गया, 60/x घंटा। अब उसी दूरी को, उसी 60 किलोमीटर की दूरी को जब धीमी रेलगाड़ी की जितनी चाल है उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है, किसका, तेज लोकल ट्रेन की, यानी कि इसका कितना हो जाएगा जी, x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो ये क्या बचा, समय बचा। कितना बचा, 60/x + 20 घंटा, है ना जी। अब बोला ये तो बड़ा है, ये धीमी रेलगाड़ी की चाल है, धीमी रेलगाड़ी की चाल थी, तो इसका जो समय है इसके समय से अधिक है। इन दोनों का अंतर जो है दिया है 30 मिनट। अब 30 मिनट कहने का मतलब हुआ, अगर इसको हम, ये जो यूनिट दिया हुआ है घंटा में है, ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में है, ये दोनों क्या है, समय है, और ये भी समय है। तो जब ये दोनों अपना घंटा में है तो इसको मिनट में क्यों रखना, या तो इन दोनों को मिनट में चेंज कीजिए या फिर इसको घंटा में चेंज कीजिए। तो जब मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो हम 60 से भाग किए, ये भी घंटा में बदल गया। अब देखिए तो घंटा तो तीनों में है, ये माइनस में है, यहां से भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी, यानी घंटा इन दोनों से कॉमन हो जाएगा, है ना जी। अब ये घंटा कट जाएगा, कटेगा ना जी। अच्छा, अब इनका करेंगे हम लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, x और x + 20 का x² और प्लस 20x, कितना हो जाएगा जी, x² और प्लस 20x। जब x से भाग करेंगे तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा, 60x और प्लस 1200, बीच में माइनस का चिन्ह है, ये कितना हो जाएगा, 60x। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, 60x और 60x कैंसिल हो गया, और इधर देखिए तो 30 और 60 नहीं हो जाएगा, 1/2, 1 और 2, यानी कि 1/2 बचा। यहाँ कितना बचा है, 1200, यहाँ कितना बचा है, x² प्लस 20x, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो अपना नया जो आएगा ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 20x और बराबर में कितना हो जाएगा, 1200 दूनी का 2400। जब ये वापस आएगा तो x² माइनस 20x और माइनस, ये प्लस है, x² प्लस 20x माइनस 2400 बराबर 0। इसका द्विघात समीकरण यानी फैक्टर ले जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए, अच्छा इस 24 को अगर तोड़ते हैं हम, 2 से 12 फिर 2 से 6, ये देखिए तो 4 और 6 24 है ना जी, हाँ 24, 60 और 40, ये 6 चौका 4 और 6 अगर हम करेंगे, 4 छके 24 हो जाएगा ना जी। और 60 और 40 में अगर हम तोड़ते हैं इसको, 60 और 40 में, तो हमको 20 चाहिए, तो इसको प्लस में और इसको माइनस में कर देंगे तो आ जाएगा जी, और बराबर कितना, ये माइनस में 2400। क्लियर है, यहाँ पर 0 है, क्लियर है। चलिए ठीक, अब यहां से अपना टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, x² के बदले x कॉमन कर लिया तो x प्लस 60 और फिर यहाँ माइनस में 40 कॉमन करेंगे हम तो x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस में 60। अब देखिए तो हमको प्लस वाला से कोई मतलब तो रहता नहीं है, क्योंकि वो माइनस में चला जाता है। माइनस वाला क्या हो गया, x माइनस 40 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर 40। ये अपना आंसर हो गया, यही ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष काम अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ।
टाइम इन वर्क से क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए साक्षी है और कोमल है, जब ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं, जब ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं तो 10 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का? 10 दिन का। लेकिन उसी काम को जब सिर्फ कोमल करती है, उसी काम को जब सिर्फ कोमल करती है तो कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकती है। 22 दिन का समय लगता है। ये क्या हो गया? टाइम हो गया। और टाइम का रिवर्स रेशियो जो होता है, जब भी 2 यूनिट में टाइम दिया हो तो उसका रिवर्स रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है? इफिशियंसी हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्षता हो जाता है, क्षमता हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी? ये 11 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यानी कुल काम जो है, कुल काम कितना हो जाएगा जी? 110। कितना हो जाएगा? 110। अब देखिए आगे बोल रहा है कि शुरू में 3 दिन तक काम किया दोनों ने, तो दोनों की क्षमता, इसकी 5 क्षमता है और एस की क्षमता कितना है? यानी कोमल की क्षमता जब 5 है तो साक्षी की क्षमता कितनी है जी? 6 है। यहाँ पर ये साक्षी की क्षमता 6 है और कोमल की क्षमता 5 है, यहाँ दिया हुआ। लेकिन बोला है दोनों मिलकर काम करती हैं। कितना दिन तक? 3 दिनों तक। तो दोनों जब मिल जाएंगी तो 11 हो जाएगा। तो 11 की क्षमता से 3 दिन काम किया तो 11 तिया 33। तो 33 काम हुआ। कितना काम हुआ? 33 काम। तो शेष काम कितना बाकी रह गया? जब 110 काम है और उसमें से 33 काम पूरा हो गया तो जो शेष काम बचेगा वही निकालना है हमको पहले। शेष काम कितना रह गया जी? 3 दिन का काम हो गया, याद रखना है 3 दिन काम हो गया। 3 दिन काम होने के बाद शेष काम कितना बाकी रह गया? यहां हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा जी? 10 है ना जी। 77 शेष काम रह गया। शेष काम कितना रह गया? 77। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 3 दिन के बाद कोमल ने काम छोड़ दिया। कोमल की क्षमता कितनी है? 5 है। अब जब उसने काम छोड़ दिया तो इस शेष काम को अकेले किसने पूरा किया है जी? अकेले कोमल ने शेष काम अकेले पूरा किया। अच्छा, साक्षी ने काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा है? साक्षी ने। अब जब साक्षी काम छोड़ दिया तो कोमल की क्षमता कितनी है? 5। यानी कि 77 को जो काम बचा हुआ है, इस 77 काम को सिर्फ और सिर्फ कोमल करेगी। तो 77 वो काम है। कितना काम है? 77 को। और क्षमता कितना है? 5। 77/5 दिन में काम को कौन पूरा करेगा? कोमल पूरा करेगी। और पहले से कितना दिन हुआ पड़ा है जी? 3 दिन पहले से हुआ पड़ा है। अब एक बात बताइए, 3 दिन पहले से और प्लस 77/5, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना जी, तब तो पता चलेगा कि कितना दिन काम हुआ लगातार। 3 दिन पहले हुआ है और उसके बाद 77/5 दिन और लग गया, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5 एकम 5 का और 1 का एलसीएम कितना होगा? 5 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 दिन और प्लस 77 दिन, है ना जी। ये कितना आ जाएगा? थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 7 5 12 8 1 9, 92/5 दिन। ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना जी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल साफ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आसान है, ठीक है, हाँ, जो भी है आसानी है। जब बन रहा है तो आसान है, नहीं बनता है तो हार्ड हो जाता है जी। अगर बातें समझ में आती है तो लगता है कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। जब बात समझ में नहीं आती है तो लगता है कि बहुत हार्ड है, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है। ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी, ये दिन है, ठीक है, मतलब दिन, है ना जी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दिया है हमने, है ना जी। यहाँ पर 3 दिन को जोड़ा है 77/5 दिन से। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 4,335 रुपया बचते हैं। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, हलवा फेंक कर मारा है। आइए देखते हैं। अच्छा, कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होता है जी? 100%। अब बोला है कि पहले 15% घटा दिया। कितना घटाया? 15%। तो जब 100% में से 15% की कमी की जाएगी तो कितना बचेगा? राशि जो होगा वो 85% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 85% बचा है जी, 85%। अब इस 85% से, अच्छा इसको हटा लें, हाँ जी इसको हटा लेते हैं।
अब ये अपने आप में कितना हो गया 100%। अब क्या बोला है कि इसके बाद फिर 25% की कमी कर दिया। तो किसी भी संख्या से जब 25% कम करते हैं तो कितना बचता है जी, कितना बचता है 75%। तो जब यहां से 25% कम कर लेंगे तो कितना बचेगा 75%। और इसी राशि के बराबर में दिया है कितना 4335, यानी कि ये जो है 4335 रुपया के बराबर है। कितने के बराबर है 4335 रुपया के बराबर है। इसको अलग लिखते हैं यहाँ पर, कितने के बराबर है 4335 रुपया के बराबर। इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं। और ये देखिए तो 25 3 75, 25 चौके 100 है ना जी। अब बाकी कटने वाला नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 3 का 15, हार्सिन 1, 8 3 24, 1 25 बटे 4, और 255 बटे 4 पर कितना बचा है 4335 रुपया। तो जो मूल राशि होती है, मूल राशि तो 100% है, तो 100% पर निकाल लेंगे। तो यहाँ 100 से करेंगे गुना, और इस 255 बटे 4 से भाग करेंगे। ये 4 नीचे से कट के कहां चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट लेंगे, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। काटिए 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 5 से 5 बार में ये 25 और ऊपर से 1, ये 5 से कितना बार में जी 20 बार में। अच्छा 51 से कटेगा, इसको काटना है ना जी। अब ये 51 से ही कटेगा, दूसरा किसी चीज से 17 3 51, 17 से कट जाएगा, 17 में 3 से है ना जी। इसको काटते हैं, 17 दूनी का 34, 9 बच गया, 17 पचे 85, 85 घटेगा ये 93 में से, तो 5 3 8 और 17 पचे 85, 255 बार में कट जाएगा, 255 बार में कट जाएगा। और ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 8 3 का 24, 3 पचे 15, 85, और 85 से 2 से गुना करेंगे और फिर 4 से गुना करेंगे है ना जी। ये 8 होगा नहीं 80 हो जाएगा, 80 में 85 में 80 से गुना करना है, 85 में 80 से गुना करना है। 8 पचे 40 का 0, हार्सिन 4, 8 टाइम 64, 64 4 68, ये एक 0 और लग गया है ना जी। यानी कि 6800 अपना आंसर हो जाएगा। ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी 6800, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी है। यहां कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था, सिर्फ और सिर्फ काटा था। हाँ बिल्कुल ठीक, यहां पर सिर्फ और सिर्फ काट लेना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन है, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप इससे भी बेहतर तरीके से काट सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे कर लीजिए। नोट कीजिए, इसको उतार लीजिए। अगला प्रश्न है, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। 2 बार पैसा जमा हुआ है बैंक में, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को, और ब्याज जो है 10% है। एक बात बताइए, और जो संयोजित हो रहा है, जो ब्याज मिल रहा है ना ग्राहक को, वो अर्धवार्षिक रूप से मिल रहा है। तो जो 1 जनवरी को पैसा जमा हुआ उस पर तो 6 महीने बाद ब्याज लग जाएगा, और फिर जब दिसंबर खत्म होगा तो फिर 6 महीना हो गया, यानी कि जो 1 जनवरी को पैसा जमा होगा उस पर 2 बार ब्याज लगेगा, यानी कि 5% और फिर 5%, और जो पैसा जुलाई में जमा होगा उस पर सिर्फ 1 बार ब्याज लगेगा, है ना जी। तो यहाँ देखिए 3200 रुपया की राशि है, 3200 रुपया की राशि है। जनवरी में जमा हुआ तो इस पर 2 बार ब्याज लगा, कितना का 5 का, तो 5 + 5 और +5 गुने 5/100, यानी कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 10.25। कितना हो जाएगा 10.25। तो यहां से 10.25 निकल जाएगा है जी। इतना प्रतिशत ये हटेगा, 2 जीरो और
दो जीरो, ये दो जीरो कट गया, और ये हो जाएगा 25 से कटेगा, 25 चौके 100, ये 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 41 बार में, ये 4 8 है 32, 8, ये हो जाएगा 8 8 चौके 32। जो पैसा जनवरी में जमा होगा, जो पैसा जनवरी में जमा होगा, तो जनवरी में तो जो जमा होगा वो अगले जनवरी में जाते जाते 1 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 2 बार ब्याज मिलेगा। तो 328 रुपया ब्याज मिलेगा कब? जनवरी में जो जमा होगा, ये जनवरी वाला है, जनवरी वाले पर, है ना जी। और साथ ही साथ इतना ही पैसा, यानी कि इतना ही पैसा यानी कि 3200 रुपया जमा हुआ है जुलाई में, और उस पर ब्याज कितना मिलेगा? अर्धवार्षिक तौर पर 5%, क्योंकि वो 6 महीना के लिए ही है, तो इसका 5% मिलेगा। तो 5/100, ये 2 जीरो से जो कट गया, और 5 दूनी का 10 और 15 1 16, ये आपका हो जाएगा 8 8 4, 488 रुपया का ब्याज मिला। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि दो बार का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 10.25 हुआ। देखिए यहाँ पर 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया जी? 10.25, और जो 1 बार का चक्रवृद्धि ब्याज है वहां पर तो सिर्फ 5% ही लगेगा। तो जब 5% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 15.25। तो अपना राशि कितना है? जो राशि दिया हुआ है वो राशि है 3200 रुपये की, 3200 रुपये की राशि है। तो 15.25% हमको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा, दशमलव हटेगा 2 जीरो, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, ये 25 से कटेगा 6 बार में 150, और 1 बार में 34, 8 बार में, फिर 8 एकम 8, 8 छके 48। ये आपका आंसर हो जाता। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, ये उससे आसान है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि डीपली समझाया हमने, ज्ञात किया 2 बार, एक बार जनवरी वाले पर और एक बार जुलाई वाले पर, और जो ये निकल कर आया है वो तो ब्याज निकल कर आया। और यहाँ क्या है कि यहाँ डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया? CI प्रतिशत निकाल दिया। क्या निकाल दिया? CI%। जब CI% निकाला तो कितना आया? 15.25%। 3200 रुपया का 15.25 निकाल देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे ही बना सकते हैं, इस तरीके से, या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दोनों छाप लीजिए, दोनों नोट कीजिए, दोनों सीख लीजिए। चलिए बता लीजिए। अगला प्रश्न है, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपया में खरीदती है और उसे 1150 रुपया में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? अब इससे आसान क्या होगा? इससे आसान कुछ होता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको सब कुछ दिख रहा है कि हाँ 200 रुपए का लाभ हो रहा है, इतना से प्रतिशत लाभ पूछा है। आइए अच्छा, सीपी कितना दिया है जी? सीपी दिया है 950 रुपया। सीपी का मतलब ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदारी मूल्य। एसपी दिया है 1150 रुपया। कितना दिया है जी? 1150, यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एक बात बताइए, 950 में खरीदा गया है, 1150 में बेचा गया, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया गया ना जी। तो 200 रुपया का हो गया लाभ। लाभ कितना हो गया? यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया जी? यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? 200 रुपये की। अगर ये पूछता कि कितने रुपया का लाभ हुआ है, ये अपना आंसर हो जाता। लेकिन हमसे आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो देखिए जब भी प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो कितना प्रतिशत हुआ, कितना लाभ हुआ ये देखना पड़ता है। कितना लाभ हुआ? 200 रुपये का। और कितने से हुआ? देखिए 2 प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकाला जाता है। एक तो वस्तु विनिमय वाला होता है, जब वस्तु का लाभ होता है तो वहां एसपी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर रुपया का लाभ हो रहा है ना जी, जब रुपया का लाभ होता है तो वहां पर सीपी से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ? 200 रुपया का। कितने से लाभ हुआ है? 950 से, और गुने 100 किसके लिए? प्रतिशत के लिए। किसके लिए? प्रतिशत के लिए। ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 19 पचे 95, ये 4 पचे 20, कितना हो जाएगा जी? 400/19। 19 दूनी का 38,
19 दूनी का 38, 2 बच गया 0, 19 से कम 19 दशमलव, ये आपका समथिंग वगैरह जाएगा, 21 दशमलव कुछ आएगा, कितना आएगा 21 दशमलव कुछ 21% के आसपास, यानी कि इसके नजदीक में आएगा, लगभग लिख सकते हैं, लगभग 21% लगभग में जाएगा, इससे थोड़ा सा अधिक होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सबसे नजदीक 21 दिया हुआ है, ठीक है ना जी, 21% दिया भी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। हाँ जी हो गया, हुआ आप लोग का, चलिए तो खत्म करें। हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार के आने वाला जीडी के एग्जाम में आप बेहतर करें, तो आपको मैथ्स में 20 में कम से कम 19-18 के आसपास जाना होगा, तब जाकर कुछ हो पाता है, और हिंदी में 18-19 के आसपास जाना पड़ेगा। जीके जैसा क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा सा कमजोर होता है, हर किसी का कितना भी अच्छा से करके जाए, पढ़ के जाए, करेंट अफेयर फंसा लेता है, संविधान है, पॉलिटी है पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है और साइंस है, इतना सारा चीज रहता है और क्वेश्चन सिर्फ 20 है, तो वो थोड़ा सा नहीं पकड़ में आता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अच्छा से कर गए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर अच्छा से कर गए तो फिर बड़ा ही आसान हो जाता है, रास्ता बिल्कुल सरल हो जाता है। तो आप सभी अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एकदम बिल्कुल प्रयासरत रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पीछे क्लास को नहीं देखे हैं, बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, शुरू से देखिए, और अपना जो बेसिक वाला क्लास है, जो फाउंडेशन बैच का, ये जो खत्म होने वाला है, एक क्लास बाकी है, अनुपात समानुपात खत्म हो चुका है, और अपना कैलकुलेशन, गुना, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये सब खत्म हो गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।